हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं होगा रशिया। दोस्तों, भारत और चीन ने फेल कर दिया जेलेंस्की का बहुत बड़ा प्लान। बताएंगे कैसे। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस जाने की इतनी बड़ी सजा कौन देता है। आखिर गुस्साए जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यूक्रेन का दौरा ही रद्द कर दिया। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज की, साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान प्रेमी है तुर्की, क्या इसीलिए भारत ने रोक दिया ब्रिक्स का रास्ता। मुस्लिम देश की बहुत बड़ी सफाई। बताएंगे किसने ये दावा किया है दोस्तों भारत को लेकर। तो वहीं बताएंगे डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। बारामूला में हुए आतंकी हमले पर सेना का सबसे बड़ा बयान, उनकी ही जुबानी आपको सुनवाएंगे। लगे हाथों बताएंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर पद यात्रा के दौरान बड़ा हमला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर लगा दिए आरोप। दोस्तों, बता दिया कि भाजपा ने भेजे हैं गुंडे। चलेंगे इसकी सच्चाई तह की तरफ, सारी जानकारियां बताएंगे। छठ दीपावली पर लोगों को देखते हुए, पैसेंजर को देखते हुए रेलवे ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक आराम से बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि वाकई में अपना भारत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, पावरफुल बनता जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं होगा रूस। भारत चीन ने फेल कर दिया जेलेंस्की का बड़ा प्लान। दोस्तों, रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने का यूक्रेन का प्लान एक बार फिर फेल हो गया है। यूक्रेन ने अपने पश्चिमी दोस्तों की मदद से रशिया को मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल करने की कोशिश की थी। इस कोशिश को भारत, चीन, सऊदी अरबिया और अफ्रीका सहित कई देशों ने नाकाम कर दिया है। इन देशों ने रूस का साथ दिया और यूक्रेन के प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दी। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF में इस सप्ताह हुई चर्चाओं की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि ब्राजील भी उस समूह में शामिल था, जिसने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक सूत्र ने बताया कि रशिया को बाहर करने के यूक्रेन के प्रस्ताव को और सबूत जुटाने के लिए टाल दिया गया है। FATF के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। रशिया पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के फेल होने पर पश्चिमी देशों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं FATF ने कहा कि शुक्रवार को अपनी पूर्ण चर्चा समाप्त होने के बाद उसे अपने ग्रे और काली सूची वाले देशों को अपडेट करना था। FATF ने पिछले साल रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन में मॉस्को का युद्ध संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से जरूरत के समय में रशिया ने भारत का साथ दिया है, दोस्तों ऐसे में भारत ने भी रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट होने से बचाने में जो रोल अदा किया है, दोस्तों वाकई में रशिया के लिए बहुत बड़ा एक एक्शन लिया है अपने भारत ने। दोस्तों, ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, वैसे ही रशिया से चिढ़ा हुआ है जेलेंस्की, लेकिन दोस्तों अब जो भी कोई रशिया के साथ संबंध रखता नजर आ रहा है उस पर बैन लगाते जा रहे हैं जेलेंस्की। दरअसल रशिया जाने की इतनी बड़ी सजा गुस्साए जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यूक्रेन दौरा ही रद्द कर दिया। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दावा किया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को रशिया इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में तैनात कर देगा। पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के घटनाक्रम से लगभग 3 साल से जारी युद्ध को और बढ़ावा मिलेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र तक इसके भू राजनीतिक परिणाम होंगे। इस संभावना ने नेताओं को चिंतित कर दिया है और युद्ध को लेकर राजनयिक तनाव गहरा गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की यूक्रेन की यानी कि कीव की निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। अधिकारी ने नाम न बताने के शर्त पर बताया है कि ये यात्रा इस सप्ताह रूसी शहर कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद होने वाली थी। इस सम्मेलन में गुतेरेस भी शामिल हुए थे। शिखर सम्मेलन में गुतेरेस की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आने पर यूक्रेन में रोष उत्पन्न हो गया है। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों एक प्रकार से जेलेंस्की को लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन भी उनका साथ नहीं दे रहे, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव के साथ गुस्साए ही थे कि इधर भारत और चीन ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया और रशिया को ब्लैक लिस्ट होने से बचा दिया, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि जेलेंस्की को वाकई में दोहरी मार पड़ चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, एक जर्मन अखबार ने बहुत बड़ा दावा कर दिया और कह दिया है कि भारत ने तुर्की को ब्रिक्स में नहीं होने दिया शामिल। जी हां दोस्तों, कह दिया है कि पाकिस्तान प्रेमी है तुर्की, इसीलिए भारत ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया तुर्की को। जी हां, मुस्लिम देश की ये कैसी सफाई आपको बता दें। रूस के कजान शहर में आयोजित हुआ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफी चर्चा में रहा। खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद हुई इस बैठक ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच तुर्की यानी तुर्की से संबंधित एक खबर आई है कि भारत ने उसका ब्रिक्स में
शामिल होने का रास्ता रोक दिया। दोस्तों, एक जर्मन न्यूज पेपर बिल्ड ने 24 अक्टूबर को अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों का हवाला देते हुए तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता की बोली को अस्वीकार कर दिया है। इसने कहा कि भारत की वजह से तुर्की को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। वहीं ऑनलाइन समाचार आउटलेट T24 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित देश और उनके नेताओं ने फिलहाल नए सदस्यों को स्वीकार न करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 2 सितंबर को तुर्की ने ये आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने और अपने पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से परे नए संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की पहला नाटो सदस्य देश है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। एर्दोआन ने 24 अक्टूबर को रूसी नेता पुतिन के निमंत्रण पर रशिया के काजान प्रांत में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जैसा कि हम अपने भारत को जानते हैं, भारत ने कभी भी किसी देश के लिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, पीठ पीछे कोई चाल नहीं चली है। भारत ने हमेशा से सामने आकर के अपनी बात रखी है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से इस जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड ने भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान प्रेमी है तुर्की, इसीलिए भारत ने ब्रिक्स में सदस्यता नहीं लेने दिया तुर्की को। इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपको बता दें कि भारत द्वारा तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता रोके जाने का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। बिल्ड की रिपोर्ट में पूर्व तुर्की राजनयिक और कार्नेगी फाउंडेशन के विशेषज्ञ सीनन उलगेन का हवाला दिया गया, जिनके अनुसार भारत ने तुर्की की सदस्यता में अवरोध उत्पन्न किया क्योंकि तुर्की के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध है। हालांकि तुर्की के समाचार आउटलेट बोले तो तुर्की टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सीनन उलगेन ने बाद में बिल्ड द्वारा किए गए दावे का खंडन कर दिया। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, बारामूला में हुए हमले पर सेना ने कहा कि डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवादी। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि गुरुवार को बारामूला में हुए हमले में 2 भारतीय सेना के जवान और 2 नागरिक कुलियों की जान चली गई। ये हमला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी आतंकवादी घाटी में डर पैदा करने के लिए जानबूझकर कश्मीरी स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी हमले को लेकर भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि बारामूला के बूटा पथरी इलाके में कल हमारे बहादुर जवानों के काफिले पर हमला किया गया। धोखे से किए गए इस हमले के बाद भी हमारे सैनिकों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सैनिकों ने लगातार हिम्मत दिखाते हुए आतंकवादियों को अपना हथियार छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुवार को भारतीय सेना के वाहन को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया था, जिसमें कश्मीर के रहने वाले राइफलमैन कैसर अहमद शाह और हरियाणा के रहने वाले राइफलमैन जीवन सिंह शहीद हो गए। सेना ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जानबूझकर और अनजाने में घाटी में भय और आतंक पैदा करने के लिए कश्मीरी स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम लगातार प्रयास करके घाटी को शांति और स्थिरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। इन आतंकवादियों की केवल एक ही विचारधारा है कि कैसे भी घाटी अशांत हो और घाटी में आतंकी शासन हो। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अपनी भारतीय सेना इन आतंकवादियों को हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और लगातार इनको मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है। साथ ही साथ बता दें, LAC पर इन 2 जगहों से 28 से 29 अक्टूबर तक पीछे हटेंगी भारत चीन की सेनाएं और कब से शुरू होंगी पेट्रोलिंग, आपको बता दें। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और डेपसांग मैदानी क्षेत्र में टकराव वाले 2 बिंदुओं से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है और ये प्रक्रिया 28 से 29 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर समझौता हुआ था, जो 4 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। सूत्रों ने कहा कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टकराव वाले दोनों बिंदुओं पर गश्त शुरू होगी और दोनों पक्ष अपने अपने सैनिकों को हटाकर अस्थायी ढांचों को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि अंततः गश्त का स्तर अप्रैल 2020 से पहले के स्तर पर पहुंच सकता है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि समझौता रूपरेखा पर पहली बार राजनयिक स्तर पर सहमति बनी थी और फिर सैन्य स्तर की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत में समझौते के महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम हुआ। दोनों पक्षों के बीच समझौतों का पालन करते हुए भारतीय सैनिकों ने इन क्षेत्रों से साजो सामान वापस लाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, CRPF स्कूल बंद करो। जी हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर एक बार दे दी है धमकी। आखिर कौन है इस बार निशाने पर, बता दें। खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने CRPF स्कूलों को चेतावनी जारी की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 26 नवंबर से स्कूलों को बंद करने का आह्वान किया है। ये चेतावनी हाल ही में उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के बाद आई है, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तान जिंदाबाद समूह ने ली थी। पन्नू ने पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख KPS गिल और पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव सहित CRPF कर्मियों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और पंजाब और विदेशों में सिखों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने CRPF की 1984 के सिख विरोधी दंगों और पंजाब में न्यायोत्तर हत्याओं जैसे अत्याचारों में कथित संलिप्तता का हवाला
हवाला देते हुए अभिभावकों से सीआरपीएफ स्कूलों का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जो सीआरपीएफ की देखरेख करते हैं उस पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए कथित तौर पर भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने और न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ स्कूल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल द्वारा संचालित किए जाते हैं जो नक्सल विरोधी अभियानों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी प्रयासों में शामिल है। पिछले रविवार को सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में कम तीव्रता का विस्फोट हुआ, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, जिस दोस्त के दम पर कूदता था पाकिस्तान, उसी ने दिखा दिया ठेंगा। ब्रिक्स में घनघोर बेइज्जती, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया कौन है सबसे बड़ा धोखेबाज। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर यह बड़ी खबर, रशिया के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने पाकिस्तान के लोगों का भी ध्यान खींचा है। इसके दो सबसे बड़े कारण है। पहला कारण यह है कि इस शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने लंबे समय के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। पाकिस्तानी राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी सरकार से सवाल किया है कि ब्रिक्स के भागीदार देशों में पाकिस्तान को क्यों शामिल नहीं किया गया। कमर चीमा ने अपने वीडियो में बताया कि ब्रिक्स में 13 देशों को संवाद भागीदार बनाया गया। इसमें से कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान से छोटे हैं, लेकिन उन्हें ब्रिक्स में पूछा गया और हमें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान को संवाद भागीदार बनाने के लायक तक भी नहीं समझा गया। कमर चीमा ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन भी पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। चीन को कोई मतलब ही नहीं है, वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने और आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहा है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि चीन ने उन्हें धोखा दिया है। पाकिस्तानियों को लगता है कि चीन हमारा सच्चा दोस्त होने का दिखावा करता है, लेकिन यहाँ तो हमसे पूछा ही नहीं गया और हमें धोखा दिया गया। अगर चीन ने कोशिश की होती तो शायद उसे कम से कम वार्ता साझेदारों में शामिल किया जा सकता था, लेकिन क्यूबा और बोलीविया उन्हें पाकिस्तान नहीं बल्कि महत्वपूर्ण लगे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं का बहुत बड़ा प्रदर्शन, सुरक्षा और अधिकारों के लिए रखी है ये प्रमुख मांगे। दोस्तों, चटगांव में आज हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकार और सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बैनर तले हुआ, जहां उन्होंने सरकार के सामने अपनी 8 मुख्य मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए फौरन स्पीडी ट्रायल कोर्ट यानी कि त्वरित सुनवाई अदालतें बनाई जाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही हिंदू पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधा मिले ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। उनकी मांगों में अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक अलग अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाने की मांग की गई ताकि हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के कल्याण के लिए बेहतर काम हो सके। उन्होंने हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को अपग्रेड करके हिंदू फाउंडेशन बनाने और इसी तरह बौद्ध और ईसाई ट्रस्टियों को भी फाउंडेशन का दर्जा देने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति पुनः प्राप्ति और संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की बात कही। साथ ही हर शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाने और हॉस्टलों में प्रार्थना कक्ष की व्यवस्था करने की मांग रखी गई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति पुनः प्राप्ति और संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की बात कही। साथ ही हर शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाने और हॉस्टलों में प्रार्थना कक्ष की व्यवस्था करने की मांग की गई है। तो वहीं सनातन जागरण मंच ने शिक्षा सुधार की ओर भी ध्यान दिलाते हुए संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करने और दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिनों की छुट्टी की मांग की है। मंच का कहना है कि हर बार बांग्लादेश में सरकार बदलने पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ जाते हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो जाता है। सनातन जागरण मंच ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया 42 लोगों की मौत के मामले में बरी हो गई है। दोस्तों, ढाका की अदालत ने सुनाया है इसको लेकर फैसला। जी हाँ, ढाका की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और 3 अन्य के खिलाफ 2015 में दर्ज मामले को रद्द कर दिया। ये मामला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के धरने प्रदर्शन के दौरान 42 लोगों के मारे जाने से जुड़ा था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान ने गुरुवार यह आदेश दिया। समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था के मुताबिक अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। मामले में 3 अन्य आरोपी बीएनपी के अस्थायी समिति के सदस्य बैरिस्टर रफीकुल इस्लाम मियां, ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति प्रोफेसर इमाजुद्दीन अहमद और बीएनपी अध्यक्ष के पूर्व सलाहकार शमशेर मोबिन चौधरी थे। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक चीज इस खबर से पता लगा सकते हैं दोस्तों, जब तक सरकार शेख हसीना की थी इस पूर्व पीएम खालिदा जिया को कोई जमानत नहीं मिली दोस्तों, लेकिन जैसे ही सरकार बदली कोर्ट ने भी इनको बरी कर दिया। अब आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि सरकार के हिसाब से न्याय भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाकई आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को वो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ बता दें, गाजा में 72 नागरिकों और लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत, रोटी की कतार में खड़े लोगों पर भारी भीषण हमला। जी हाँ, गाजा में आपूर्ति की कमी और युद्ध विराम के बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच बृहस्पतिवार देर रात से शुक्रवार के बीच इजराइल ने कई हमले किए। इन हमलों में गाजा में
में 72 लोग और लेबनान में 3 पत्रकार मारे गए। गाजा में 38 मौतें। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में उस वक्त हुई जब लोग हाल के दिनों में शहर की एकमात्र बेकरी के बाहर रोटी के लिए कतार में खड़े थे। दूसरा हमला दक्षिण पूर्वी लेबनान में पत्रकारों के आवास परिसर पर हुआ, जहां 3 मीडिया कर्मचारी मारे गए। स्थानीय समाचार चैनल अल जदीद ने हमला की स्थल के फुटेज प्रसारित किए, जिसमें ढही हुई इमारतें और कारें धूले मलबे से ढकी दिखाई दी। इसी बीच दोस्तों, इजराइल को लेकर एक रिपोर्ट से संयुक्त राष्ट्र के उड़ गए होश। माना जा रहा है कि इजराइल ने शांति सैनिकों पर सफेद फास्फोरस से हमला किया है। जी हाँ, इजराइल पर लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर सफेद फास्फोरस युक्त हथियारों से हमले का आरोप लगा है। लीक हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने की शुरुआत में लेबनान में यूनाइटेड नेशन अंतरिम बल पर अपने एक हमले के दौरान इजराइल ने सफेद फास्फोरस युक्त हथियारों का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस से बने हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल को हथियारों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 3 के अनुच्छेद 1 में प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में किसी संघर्ष के दौरान इसके इस्तेमाल को युद्ध अपराध के तौर पर देखा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के 200 मीटर दूर पहुंची हूतियों की मिसाइल, लाल सागर में मच गया हड़कंप। दरअसल अमेरिकी नौसेना पिछले 1 साल से यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए लाल सागर में अपने युद्धपोतों को तैनात किए हुए हैं। कई बार अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी भी की। हालांकि इसका कोई बड़ा परिणाम देखने को नहीं मिला। इस बीच खुलासा हुआ है कि हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डवाइट डी आइजनहावर के 200 मीटर दूर तक पहुंच गई थी। अगर यह मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा जाती तो अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान होने की संभावना थी। इस खुलासे के बाद से हूतियों के बढ़ते ताकत की चर्चा की जा रही है। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने की इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले की निंदा। कहा, परमाणु हमले की धमकी अस्वीकार्य है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की निंदा की गई। भारत और जर्मनी ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके इजराइल पर हुए नरसंहार को हमास का आतंकी हमला करार दिया और साथ ही कड़ी निंदा की। बता दें कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। हमास आतंकियों ने इस दौरान 238 इजरायलियों को बंधक बना लिया था। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान पर नरम पड़ रही है क्या शरीफ सरकार। पत्नी के बाद बहनों को भी मिल गई जमानत। दोस्तों, इमरान खान की पत्नी के बाद उनकी बहनों को भी जमानत मिल गई है। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 2 बहनों को जमानत दे दी गई है। इमरान खान की बहनों को यहाँ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इस महीने की शुरुआत में आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में 9 महीने जेल में बिताने के बाद बृहस्पतिवार को जमानत मिली थी और आज पूर्व प्रधानमंत्री की दोनों बहनों को जमानत दे दी गई। बुशरा बीबी जमानत मिलने से पहले करीब 9 महीने जेल में रही थी। साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी, भारत में एयरबस 5000 लोगों को देगा नौकरी। टाटा से हुई बहुत बड़ी डील। जी हां, एयरबस के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी अगले कुछ वर्षों में भारत में सीधे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की योजना बना रही है। इसके अलावा एयरबस भारत से $2 बिलियन मूल्य की सेवाओं और कंपोनेंट्स की खरीदारी भी करने का लक्ष्य रखती है। वर्तमान में एयरबस भारत में लगभग 3500 लोगों को सीधे रोजगार देती है और €1 बिलियन मूल्य की सेवाएं और कंपोनेंट्स स्रोत करती है। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक रेमी मलाई ने दिल्ली में एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन समारोह में कहा कि कंपनी का भारत के साथ जुड़ाव नई गति को प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ बता दें, स्पेस में फंसे 4 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटे। आखिर सुनीता विलियम्स के घर आने में क्यों हो रही है देरी। बता दें, करीब 8 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को धरती पर लौट आए। बोइंग के कैप्सूल में खराबी आ जाने और तूफान मिल्टन की वजह से इन्हें स्पेस में ज्यादा समय बिताना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सप्ताह के मध्य में रवाना होने के बाद ये स्पेस एक्स के कैप्सूल में लौटे हैं। ये अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की मदद से फ्लोरिडा के तट के पास मैक्सिको की खाड़ी में उतरे। इन 3 अमेरिकी और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री को 2 महीने पहले ही धरती पर लौटना था, मगर बोइंग के नए स्टार लाइनर अंतरिक्ष कैप्सूल में समस्या आ जाने के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि सुनीता विलियम्स जी कब वापस आएंगी धरती पर। उनकी जगह पर गए स्टार लाइनर के 2 अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और टेस्ट पायलट बुच बिलमोर के मिशन में देरी हुई है। यह मिशन 8 दिनों से बढ़कर अब 8 महीने का हो गया है। तब से अब तक 100 दिन से अधिक बीत चुके हैं और वे अंतरिक्ष में है। नासा ने उन्हें लौटाने का प्लान बनाया है और कयास ये लगाया जा रहा है कि वो फरवरी तक वापस लौट सकती हैं, वो भी कंफर्म नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हुआ भारी हमला। आम आदमी पार्टी ने लगा दिया भाजपा पर बड़ा आरोप, कह दिया कि भाजपा ने उन गुंडों को भेजा था। जी हां, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकासपुरी पदयात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने हमला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक भाजपा जानती है कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती। अब वो लोग
गंदी राजनीति कर उनकी जान लेना चाहते हैं। उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हताशा में दिया गया बयान बताया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया है। पश्चिमी दिल्ली पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर का कहना है कि विकासपुरी में केजरीवाल के साथ मारपीट की कोई घटना पुलिस के सामने नहीं आई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल का हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। दिल्ली के लोग अपने वोट की ताकत से भाजपा वालों का इलाज करेंगे। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि पहले जेल में मारने की कोशिश की, अब कोर्ट से राहत मिलने पर उनको भाजपा वाले मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों विपक्षियों पर कुछ भी हो जाए वो बिना सबूत के बेबुनियाद तरीके से करंट की सरकार और भाजपा पार्टी पर आरोप तुरंत लगा देती है। अब ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी के इस हताशा में दिए गए बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें एक बहुत बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। एडिशनल सर्वे की मांग खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। जी हां, खबर ज्ञानवापी मुकदमे से जुड़ी हुई है। स्वयं भू आइडल आदि विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी का मुकदमे जज युगल शंभू ने फैसला देते हुए हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। 1991 के मुकदमे में वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है। हिंदू पक्ष के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हम इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से एडिशनल सर्वे की मांग की गई थी जिसको निरस्त कर दिया गया है। कहा कि हमने मांग की थी कि जो सर्वे हुआ है वो अधूरा है। पहले का सर्वे सिर्फ ASI की टीम ने किया है, आदेश में 5 सदस्यों की टीम के साथ करना है। इस न्यायालय को सभी चीजों को बेकार माना, उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें दिवाली छठ के मौके पर यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, इन रूट्स पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों को उनकी यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए, यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष सर्वाधिक विशेष ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया। उत्तर रेलवे मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गत 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विशेष ट्रेनों के अब तक 3144 फेरे घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 85% विशेष ट्रेनें पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि रोज नियमित रेलगाड़ियों के 123 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। कौन कौन सी वो जगह है जहां पर एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही दोस्तों, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करते हैं दोस्तों अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर।